तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो 11 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में जो आपका एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपका मैथ्स सेक्शन था उसके पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। आप में से कोई भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज मुझे पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो समय निकाल कर पढ़ाई जरूर करें। ठीक है, मैच देखने के बाद ये क्लास को जरूर कंप्लीट करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर। ठीक है, एक पुलिसमैन को। और एक चीज और, क्लास शुरू करने से पहले एक चीज और आपके लिए, इवनिंग में करंट अफेयर की क्लास ला रहा हूं आज मैं, उसको देखकर बताइएगा कमेंट करके करंट अफेयर कैसा लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बन सकते हैं 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी, पूरे एक हफ्ते के टोटल अप्रॉक्स 91 92 क्वेश्चंस के समथिंग है जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं भाई, वो करंट अफेयर को देखना ना भूलें। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट में ही रखी है मैंने। उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपको जो 92 क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश की है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो उनको देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको उसका क्लास नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस वीडियो के लिंक में भी दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। ठीक है, उसके बाद जो क्लास में हम पीपीटी से, जिस पीपीटी से हम क्वेश्चंस करेंगे वो भी पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो क्लास नोट्स प्लस पीपीटी दोनों ही आपको चैनल पर मिलेगी। ठीक है, क्लास नोट्स जो होंगे वो बाइलिंगुअल नहीं होंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, लेकिन जो पीपीटी होगी वो बाइलिंगुअल होगी। और जो पढ़ाऊंगा वो पीपीटी में मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए भाई। अभी क्लास से जा नहीं रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब ये बोला जा रहा है कि थीफ और पुलिसमैन के बीच की जो डिस्टेंस है, लाइक ये पुलिसमैन है ये थीफ है, वो 200 मीटर है। वो बोल रहा था थीफ स्टार्ट रनिंग एंड पुलिसमैन चेसेस हिम। द थीफ एंड पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ, देखो पुलिसमैन और थीफ जो चलते हैं, थीफ की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। वो बोल रहा है 9 मिनट बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 9 मिनट के बाद। एक बात बताइएगा, जब दो लोग आपस में भागते हैं तो उसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड लगती है सापेक्ष गति। वो दोनों ही इसी डायरेक्शन में भागेंगे भाई। अगर एक दूसरे को पकड़ना है तो यहाँ पर ये बोला नहीं जाएगा कि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ऑब्वियस बात है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ने जाएगा तो वो उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन जब होती है तो स्पीड का क्या हो जाता है, स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 11 माइनस 10, तो यहाँ पर जो स्पीड आ रही है रिलेटिव स्पीड, वो कितनी आ रही है, 1 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उनके बीच में 9 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस होगा। तो सीधी सी बात है कि सर ये 9 मिनट में कितना चलेंगे वो देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये 9 मिनट तक चलते हैं, तो मैं पहले तो ये बोल देता हूँ भाई, आंसर जो है वो मीटर में ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, तो सर ये 1 किलोमीटर पर आवर है, अगर स्पीड को मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं अगर इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किस में चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में। और कितनी देर की बोल रहा है सर ये 9 मिनट बाद की पूछ रहा है। तो ये सेकंड में टाइम आ गया ना, तो 9 मिनट बाद मतलब 9 मिनट, और इसको हमको सेकंड में ले आना है 60 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो 5/18 इंटू में 9 इंटू में 60, 9 2 जा 18, 2 30 जा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। तो 150 मीटर ये डिस्टेंस चल लेंगे। 9 मिनट में 150 मीटर चलेंगे। तो 9 मिनट में अगर 150 मीटर ये चल लिए तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना, 50 मीटर रहेगा। उसने क्या पूछा है कि 9 मिनट के बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा, तो वो 50 मीटर का बचेगा। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन। एक ट्राइंगल एबीसी है। एक ट्राइंगल एबीसी है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिल्ली, सी फॉर बिल्ली। ठीक है, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इसमें बोला गया है ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। भैया जब भी कोई ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो तो उनके सामने, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। अब उसने बोला एंगल ए 80 डिग्री है। अच्छा, एंगल ए 80 डिग्री है और हम जानते हैं कि तीनों एंगल मिलाकर, लाइक मैंने इसको मान लिया एक्स डिग्री दोनों बराबर है। तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इसमें से यही 80 हो गया तो ये दोनों कितने, 50 50 होना चाहिए। या फिर आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला। एस ने कुछ सम बोरो किया आर से। एस ने कुछ सम लिया आर से और उसको बोला कि मैं तुमको 8% इंटरेस्ट दूंगा। कितना देने का बोला, 8% इंटरेस्ट देने का बोला। उसके बाद बोला गया देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट टू द स्कीम अपॉन विच ही अर्न्ड 5%। भैया
अपॉन विच ही अर्न प्रॉफिट 5% आफ्टर पेइंग आर। भैया देखिए एस ने फिर किसी स्कीम में लगा दिया पैसा, और एस को जो है टोटल 5% मिल रहा है। कब? आर को टोटल 8% इंटरेस्ट देने के बाद। मुझे एक बात बताइएगा, वो टोटल मान लेते हैं कि 100 रुपए रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा, तो 100 रुपए पर भैया को यहाँ पर कितना मिलना चाहिए एस को कि वो 5% कमा ले? भैया 5% कब कमाएगा? जब एस को 105 मिल रहा होगा, 105 मिल रहा होगा। 105 कब मिलना है? इसको 8% देने के बाद। तो इसका 8% मतलब 100 पर ही 8% में कर देंगे, तो टोटल यहाँ से 113 मिलना चाहिए। तभी तो वो 8% काटने के बाद 105% इसको प्रॉफिट होगा, सॉरी 5% इसको प्रॉफिट होगा। मतलब टोटल 8 और 5 13 प्रॉफिट कमाना है उसको, ठीक है, मतलब इस स्कीम से। तब वो खुद का 5% बचा पाएगा और सामने वाले को 8% दे पाएगा, तो टोटल उसका 13% प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अगला, इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखिए भैया, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलर ट्राइंगल दो चीजें होती है, एक सिमिलर होता है, एक कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस को हम बोलते हैं सर्वांग समता, सर्वांग 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 समता, ठीक है। हिंदी में देख लेना, लिखने में मिस्टेक है भाई, सर्वांग समता। और इसको हम बोलते हैं समरूपता, समरूपता, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब होता है समरूप, लाइक मैंने बोला एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, तो ये दिखने में इनका शेप सेम है ना, तो ये है समरूप, ये क्या है? समरूप। लेकिन अगर दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो बिल्कुल डिक्टो सेम है, डिक्टो मतलब कि जिनको एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो बिल्कुल बराबर बन जाएंगे, लाइक वाइज ये मेरा हाथ है, इस पर मैंने ये दूसरा हाथ रखा, तो आप देखिए ये बिल्कुल डिक्टो सेम हो गए, डिक्टो सेम हो गए। तो डिक्टो सेम जब होते हैं तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में तो हर चीज बराबर होती है, लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है? सिमिलरिटी में रेशियोज बराबर होते हैं। मतलब क्या? कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब पहले वाले की साइड ए है, तो दूसरी साइड उसकी बी है, तो ए बी का जो रेशियो होगा वही बी सी का होगा। मतलब ये कि मान लीजिए पहला ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए बी सी, और एक और बड़ा ट्राइंगल है जिसकी साइड है पी क्यू आर, इसको बोल दिया कि ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब ये होगा कि जो रेशियो ए अपॉन पी का होगा, जो रेशियो ए अपॉन पी का होगा, वही रेशियो बी अपॉन क्यू का होगा, और वही रेशियो सी अपॉन आर का होगा। लेकिन एक चीज और, अगर हमको इनके एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। साइड का स्क्वायर ही एरिया बन जाता है। क्या बोला मैंने? सिमिलर ट्राइंगल में साइड का स्क्वायर ही एरिया बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर हम देखते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनकी एरिया ये दिया हुआ है भैया, तो ये एरिया का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बना होगा, ये स्क्वायर बना होगा। तो अगर एरिया का मैं रूट कर दूंगा, एरिया का रूट कर दूंगा तो वो साइड आ जाएगी, तो इसका रूट करता हूं तो ये 25 अपॉन में अंडर रूट 144। तो यहाँ पर जो इनका रेशियो आ जाएगा वो 5:12 आ जाएगा, साइड का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:12। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात यह है कि साइड का रेशियो का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वो एरिया का रेशियो आ जाता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। क्या बांध लीजिए? गांठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें एम एन एस क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी फॉर क्यू फॉर आर। इसमें क्या बोल रहा है? एम एन एस मिड पॉइंट है किस किस के? पी क्यू मतलब एम, पी आर का एन, और क्यू आर का एस, मिड पॉइंट है। अच्छा एक बात बताइएगा, जब भी मिड पॉइंट होता है ना भाई, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि इससे इस तरीके के इतने ट्राइंगल बनेंगे चार, ये चारों बराबर होते हैं भाई, चारों का एरिया बराबर होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, कि यदि कोई भी ट्राइंगल है और कोई भी ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट से कोई लाइन हम खींच देते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों बराबर हिस्से में बटेंगे, मिड पॉइंट है तो भैया ये जो साइड है ये भी बराबर हिस्से में बटेगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसमें छोटे ट्राइंगल की साइड देखूंगा तो वो तो 1 होगी, लेकिन बड़े ट्राइंगल की साइड देखूंगा तो वो कितनी हो जाएगी? 2, 1 और 1 2। उसी प्रकार से ये साइड कितनी? ये 1, तो ये 2 हो जाएगी, 2 गुना पूरे बड़े ट्राइंगल की। तो ये साइड का रेशियो है, तो उसी प्रकार से अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1/2 का स्क्वायर, ये एरिया का रेशियो हो जाएगा, अभी पढ़ाया मैंने, क्योंकि ये सिमिलर हो गए ना, सेम रेशियो बन रहा है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पर आपसे ये बोला गया है कि भैया ये चारों इस तरीके से आपको ये बन रहे हैं, आपको बोला गया है पी क्यू आर 46 है। पी क्यू आर मतलब कौन सा? पी क्यू आर, अगर इसका एरिया 46 है, मुझे बताइए, अगर ये साइड 1 है, मैंने आपको अभी समझा कर आया हूं, अगर ये साइड 1 है पूरी, तो ये 2 होगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो एरिया का रेशियो क्या होगा? पी एम एन के एरिया और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर वो होगा 1/2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/4। और यहां पर बोल रहा है 4 की जगह कितना? 46 बोल रहा है ना बड़े वाले ट्राइंगल का, तो बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू का कितना होगा वैल्यू? क्वाड्रिलेटरल कौन सा? एम एन
आर क्यू, मतलब इसका एरिया पूछ रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या होगा सर, ये बड़े वाले का एरिया 4 था, उसमें से छोटे वाले का एरिया माइनस किया 3, तो 4 की वैल्यू अगर 46 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 34.5। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्ट कैसे निकाली, तो आप देखिए 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये है। ये तीन ऑप्शन तो मल्टीपल थे, लेकिन आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कितने गुना जा रहा है? 11.5, 11.5 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगला, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज इतना। देखो स्क्वायर ये होता है, लाइक स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर की साइड अगर एस होती है तो इसका जो डायगोनल होता है ना वो क्या होता है? इसका जो डायगोनल होता है वो √2s होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू दी हुई है 4.8 मीटर। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एस स्क्वायर। तो वो कितना होगा? तो सबसे पहले साइड निकालेंगे तो वो हो जाएगी 4.8 अपॉन में √2, ये साइड हो गई। तो इसका एरिया स्क्वायर निकालना तो क्या हो जाएगा? 4.8 अपॉन में √2 इंटू में 4.8 अपॉन में √2, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ऊपर 4.8 इंटू में 4.8 ही चलेगा। ठीक है, ये करा तो कितना हो जाएगा? 2.4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 से 32 आ रहा है भाई, यूनिट डिजिट 2 आ रही है आखिरी में, एक ही आंसर है, सॉल्व भी नहीं करना था भाई। ठीक है, चलिए अगली। The following table shows the score in different subject obtained by Akshay in school. Study the given table and answer the following questions. देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि in which subject did he score the highest marks in percentage. किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स वो कर रहा है? देखिए भैया, इसमें 100 में से 73 मिल रहा है तो इसमें 73% हो गए। इसमें 80 में से 56 मिल रहा है तो 56 नंबर मिल रहे हैं 80 में से, परसेंट में जाने के लिए 100, तो 25 जा 24 जा 4 1 जा 4 14 5 जा 70, यहाँ 70% मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 45 अपॉन में 75 इंटू 100 करेंगे तो 4 3 15, तो यहाँ 60% मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 90 125 में, परसेंट में जाने के लिए 100, 25 4 जा 25 5 जा 5 18 जा 18 36 72, यहाँ 72%। भाई तो इनमें से ये तीन तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक इसको ही मिल रहा है। इसको देख लेते हैं, 45 अपॉन में 60, 3 अपॉन में 4 आ जाएगा इंटू में 100, तो यही आंसर है भाई। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है 75%, तो मैक्सिमम आपको आईटी में मिल रहा है भैया, आईटी में आपको मैक्सिमम मिल रहा है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला। एक सेकंड। अगला, इसकी वैल्यू निकालना भाई, तो वैल्यू पुटिंग से बेस्ट इसका कोई तरीका है नहीं। आप सभी जानते हैं 1060 कितना होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं 4/3 इंटू में 1060 कितना होता है। देखिए 1030 कितना होता है, 1030 होता है 1/√3, 1045 होता है 1, और 1060 होता है √3। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 कर दूं डायरेक्ट, प्लस 3 इंटू में कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/4, माइनस में 2 इंटू में सेक 30 कितना होगा? सेक किसका अपोजिट होता है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट साइन, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो कॉस 30 कितना था अपना √3/2, तो सेक 30 कितना होगा? 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/3, माइनस में 3/4 इंटू कॉट 60 कितना होगा? देखिए कॉट 60 वही होगा जो 1030 होगा, 1030 कितना होता है? √3, तो कॉट 60 कितना होगा? √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो ये आ गया भाई एक ब्रैकेट। दूसरा डिवाइड चल रहा है। अच्छा, डिवाइड चल रहा है, एक चीज देखिएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी होता है, सिंपल सी बात है। या फिर उसके अलावा भी अगर अपन देखेंगे तो भाई यहाँ पर देखिए साइन 60 कितना होता है, साइन 60 देखेंगे आप तो √3/2 होता है। ये दोनों सेम होते हैं आपस में, सम देखिए आप तो ये कट जाएंगे। और ये कितना होता है, तो कॉस 60 कितना, कॉस 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, सेम सेम होंगे। ठीक है, तो माइनस में कॉट 60 कितना होगा, जो साइन 30 होगा? 1/2, तो 1/2 इंटू में 1/2, तो ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं √3/2 इंटू में √3/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, फॉर्मूले में साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग से बता दिया। ये 3 से 3 कट गया, 4 + 9/4, माइनस में 4 2 जा 8/3, माइनस में 9/4। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड में, डिवीजन में क्या आ जाएगा? √3 इंटू √3, 3/4 माइनस में 1/4, तो कितने बार में चला जाएगा? 1/2 आ जाएगा ये, तो डिवाइड में ये आ जाएगा 1/2। और ये क्या चल रहा है भैया? एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 9/4, 9/4 तो गए भैया, 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, अच्छा 4/3 आ गया। डिवीजन मतलब मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू में, क्वेश्चन कहीं पर गलत हो रहा है भाईजान, तो 8/3 हो जाएगा, 3 6 जा 18, कहीं तो गलत कर दिया हमने।
1060 के हमने सही वैल्यू पुट की है, एक बार 1060 की वैल्यू चेक करिए। 1/√3 1√3 बिल्कुल सही, √3 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है 0 1/2 1/√2 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। माइनस sec 30 कितना होता है, तो sec 30 वही होता है जो cos 30 होता है, cos 30 का अपोजिट। cos 30 ये था तो ये 4/3 आ गया, ये भी सही है। माइनस में 3/4 इंटू cot 60 कितना होगा, तो cot 60 वो होगा जो 1030 होगा, 1030 होता है 1/√3, तो 1/√3 आएगा यहाँ पर यार, 1/√3 मतलब यहाँ 1/3 आएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये 1/4 बचेगा। यहाँ गलती हुई हमारे से ना, तो 1/4 बचेगा, तो ये 2 आ जाएगा, 4 2 6, 6 माइनस आएगा ये, ठीक है, 6 माइनस 8/3, 18 माइनस 8 तो 1 सेकंड सही जा रहे थे हम, 1/4 8 2 6 माइनस 8/3, 18 माइनस 8 10/3 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, हाँ सही जा रहे हैं भाई। तो 10/3 और इंटू में ये डिवाइड वाला जो था ये अपोजिट में इंटू करके 2 आ जाएगा, तो 20/3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 2/3, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी है, एक एबीसी ट्राइंगल है जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है, बी जो है वो 90 डिग्री है, साइन ए जो है वो 1/2, साइन ए 1/2 मतलब ये ए डिग्री 1/2 मतलब क्या, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये 1 हो गया और इसका हाइपोटेनस तो यही रहेगा, तो ये 1 2 तो ये कितना हो जाएगा √3, पाइथागोरस थ्योरम से। cos c पूछ रहा है, cos c मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो cos c निकालना है, तो cos c देखिए, cos मतलब क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, c के रिस्पेक्ट में बेस तो यही होगा सर, बेस तो यही होगा, तो हम बोलेंगे 1, और c के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कुछ भी हाइपोटेनस नहीं बदलती तो वो हो जाएगी 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगला, फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन मीन प्रोपोर्शन दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर। क्वोशिएंट निकालना जब मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अगर दो नंबर दिए एक्स वाई, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो अंडर रूट करके इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज मीन प्रोपोर्शन। तो इसका मीन प्रोपोर्शन कैसा होगा, 7 इंटू में 1/5 इंटू में 245, तो 35 36/5 इंटू में 245 का अंडर रूट करेंगे तो ये मीन प्रोपोर्शन आ रहा है। 5 4 20, 5 9 45, तो 6 इंटू 7, तो 42 इसका मीन प्रोपोर्शन आ गया। अब उसको इवन प्राइम नंबर, तो दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है दो, दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं। इवन मतलब क्या, अभाज्य नहीं होते हैं, दो से कटने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही नंबर है दो, ठीक है। तो दो, इसको 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो चीज याद रखने वाली थी वो ये थी कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है इकलौता 2, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाने का इसलिए बोल रहा हूँ, हर बार आपको टीचर ये बताता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को छोड़ना था एग्जाम में, इस क्वेश्चन को छोड़ना था, क्यों, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको, ये मुझे एक डाउट में भेजा था, ठीक है, यहाँ पर बोला था फॉलोइंग ग्राफ शोज दी सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ मैगजीन एबीसी फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। देखिए भैया जुलाई से दिसंबर तक यहाँ पर ग्रोथ बता रहा है, ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में जो ग्रोथ हुई है वॉज अ इवन ग्रोथ रेट, जो भी ग्रोथ रेट हुआ है मतलब बड़ा ही है, इवन मतलब रेगुलरली इंक्रीज हुआ है, तो उसका एवरेज कितना होगा। अब देखिए रेट की बात आ रही है मतलब परसेंटेज, तो सबसे पहले आपको यहाँ का ग्रोथ रेट निकालना, फिर यहाँ का ग्रोथ रेट निकालना परसेंटेज में, और फिर उनको उनका एवरेज निकालना, मतलब 2 से डिवाइड करना ऐड करके, तो उनका एवरेज निकालेंगे बाद में, पहले यहाँ पर ग्रोथ देखते हैं कितनी। तो आप देखिए यहाँ पर हो कितनी जा रही है, 2,04,933 हो जा रही है, और पहले कितनी थी, 2,01,89 थी, 189 थी। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना होगा, यहाँ पर बचेगा 4, 14 में से 9, 13 में से 9 गया 4, 2, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 1 गया 7, ये 4 रहेगा, ये 0 0, इतनी ग्रोथ हो रही है, कितने पर ये ग्रोथ हो रही है भैया, 4700 की, तो आप बोलेंगे ये हो रही है 20,180, 2,01,89 पर, वो परसेंट में आने के लिए 100, तो अगर मैं करूंगा तो 47,4,400 अपॉन में 20,100,189, इसको अगर मैं काटूंगा ना भाई तो 22 जा वो 0.3 अप्रोक्स आ रहा है, अप्रोक्स 22.3% आ रही है अप्रोक्स रेट। अच्छा बाद में कितनी रेट हुई, तो आप बोलेंगे सर बाद में 2,11,885 होगी, कितने से, तो आप बोलेंगे वो ही है 2,49,33 से, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, और 11 4 गया, 11 में 4 गया, 11 में से 4 गया तो 7, और फिर 0, तो इतनी ग्रोथ आ रही कितने से, तो आप बोलेंगे 204933 से, परसेंट में जाने के लिए 100,
तो इसमें भी अगर हम करेंगे तो इसको अगर मैं करता हूं तो कितनी आएगी, 7952। एक सेकंड, यहाँ कोई गलती तो नहीं हो रही है? मुझे ऐसा लगा हल्का सा कि कुछ गलती हुई है। 4933, ये 2 बचा, 8 में से 3 गया, ये 5 बचा, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, 0 में से 4 जाता नहीं है तो 10 में से 4 गया तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 18 में से 9 गया 9, 0 0 में से 4 जाता नहीं तो इधर से 1 लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, तो 6 9 आ गया, तो ये आ जाएगा 695200 और अपॉन में 204933। इसको काटेंगे अप्रॉक्स, तो ये 3 टाइम्स में चले गया कितना, 3 टाइम्स में आप देखेंगे तो 3 3 9, देखो कितना आया ये अपना 3695,200, और उसमें से माइनस कितना कर रहे हैं इसका 3 टाइम्स, तो 3 3 9, 3 9 27 का 7, 2 कैरी ओवर, 12 का 2, 1 यहाँ, 3 2 6, इतना माइनस कर रहे हैं। माइनस करिए, 10 में से 9 जाएगा 1 2, और 1 में से 11 में से 2 गया तो 9, 11 से 2 गया तो 9, 4 में से 1 गया 3 3 है, क्या कर दिया हमने भाई, 1 सेकेंड, हाँ, 695200, एंड इसमें से क्या होगा, 97216, इतना माइनस करना है। ये तो गलत कर रहे हैं यार कुछ अपन। हाँ, यहाँ मिस्टेक कर दी ना अपने मल्टीप्लिकेशन में, देखिए कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो रही, तो ये अप्रॉक्स आप देख लीजिए, अप्रोक्सीमेशन से ही मैं बता रहा हूँ आपको, करना है तो अप्रोक्सीमेशन से ही होगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो गया काम। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट अगर हम लगाते हैं अंदाज ना, तो ये अप्रोक्स 3 पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो ये कितने बार में जा रहा है, अप्रोक्स अगर मैं करूंगा तो 3 बार में जा रहा है, 23 जा 3 बार में जाएगा। 3 बार के बाद जो बचेगा उसमें फिर पॉइंट लगेगा, तो फिर ये 3 4 बार में जाएगा, तो ये अप्रोक्स 3.5 मान लीजिए। इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो ये 5.5 मान लीजिए, इसको 3.2 के समथिंग आ रहा है, 5.5, तो ये अप्रोक्स 2.75% आएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है, मैं ऑप्शन देखकर बता देता हूँ आपके, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन इसमें गिवन नहीं थे। इसका ऑप्शन है 2.9%, 2.4%, 3.2% और 3.8%। तो सबसे पास नजदीक मुझे ये लग रहा है, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर वैसे यही होगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ने का मैं क्यों बोल रहा था, आप देखिए कितना कैलकुलेटिव है, अगर एक भी पॉइंट आप गलत कर देते हैं तो आपका जो समय था वो पूरा गया और क्वेश्चन में आप नंबर भी अचीव नहीं कर पाए। तो इससे बेस्ट ये रहेगा, जब भी इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो देखकर आप 15 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में आगे बढ़ जाएं, वही बेस्ट रहेगा। इसको लास्ट के लिए छोड़ दें, 10 से 15 सेकंड में, उससे भी कम 10 सेकंड में, जितना जल्दी आप इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके कंपेयर में आगे क्वेश्चंस इजी आएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको लास्ट में आप देखने के लिए छोड़ दें। समझ में आ गई बात? चलिए, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। इस तरीके आपने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़ा हुआ तो ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरीके का होता है, कॉसेक, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक 34 हो जाएगा। और सेक 34 किसका अपोजिट होता है, तो आप बोलेंगे सर सेक 34 वन अपॉन कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस 34 आ जाएगा। और इंटू में भी कॉस 34 चल रहा है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे 1 बार में, तो 1 आ जाएगा। लाइक वाइज यहाँ पर मैं कॉस को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर कॉस को लिख सकते हैं आप साइन 31, ठीक है, और साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक 31, ठीक है, और इनटू में भी चल रहा है कॉसेक 31, ये दोनों कट गए, फिर तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, इसकी वैल्यू निकालना है भैया। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी लिख सकते हैं इसकी जगह, इसको डिवाइड में ले आऊंगा तो इसकी जगह, तो मैं वही लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मतलब क्या, 1.55 माइनस में 0.55, तो ये तो आ गया 1, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं नीचे, तो आंसर अपना यही आ जाएगा जो कि ये है। ठीक है, चलिए, एबीसी और आरपीक्यू कॉन्ग्रुएंट है। पहले एक क्वेश्चन बताया था जिसमें सिमिलरिटी बताई थी, और सिमिलरिटी के साथ साथ मैंने आपको उसका तरीका बताया था कि हम किस तरीके से करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो भी बता दिया था। तो यहां पर बोला गया है कि एबीसी आरपीक्यू के कॉन्ग्रुएंस है,
ठीक है, तो उसमें बोला कि द साइड ऑफ एबीसी दैट करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, तो पी क्यू जो साइड है इसके करस्पॉन्डेंस इधर वाली कौन सी साइड होगी, तो जैसा पी क्यू लास्ट के दो थे उधर बीसी होगी भैया, ये करस्पॉन्डिंग साइड होगी। अगर बोलता है ए सी, तो ए सी पहला और आखिरी होता तो इसका आर क्यू होता करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर बोलता है ए बी, तो इसकी स्टार्टिंग की दो आर पी होती। समझ में आ गई बात, करस्पॉन्डिंग साइड ये होती है। लाइक मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और वो सिमिलर है आर पी क्यू के, आर पी क्यू के। इसका मतलब क्या होगा, आर पी क्यू के अगर सिमिलर है तो इसका मतलब इसकी जो ए बी साइड होगी वो इसके आर पी के बराबर होगी, इसकी जो बी सी साइड होगी वो पी क्यू के बराबर होगी, इसकी जो ए सी साइड होगी वो आर क्यू के बराबर होगी। गॉट इट। अगला ये देखिए भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर ध्यान से पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। और वो कंसेप्ट ये होता है कि अगर किसी लाइन में लाइक कोई इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने कुछ भी मान लेता हूँ, लाइक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब जिनकी कोई पावर नहीं होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं इनमें हमको सॉल्यूशन बताना है, तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए तीन कंडीशन बनेंगी। क्या पहली कंडीशन, अगर ए वन अपॉन में ए टू मतलब डिवाइड करने पर ये बराबर नहीं आए बी वन अपॉन में बी टू के, और ये बराबर नहीं आए सी वन अपॉन सी टू के, अगर ये कंडीशन मैच करती है या सिर्फ दो ही मैच कर लेंगे, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे जो लाइन है वो कौन सी है, वो लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन आपस में, ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इनका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। पहली कंडीशन देख लियो तो नोट कर लो, इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर मैं बोलता हूं कि ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू हो जाता है, तो इसमें जो लाइन होगी वो एक के ऊपर एक होगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी, तो उसमें कोइंसाइडिंग लाइन बनेगी, कोइंसाइडिंग लाइन बनेगी। कोइंसाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, मतलब सेम ही लाइन रहेगी दोनों एक के ऊपर एक, और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इनके लाइन के, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट मतलब क्या, देखिए इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन यूनिक होगा, इससे पिछले वाले में। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी टच करें तो इनफाइनाइट कितने ही पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने ही पॉइंट पर देखो इंटरसेक्ट कर रही है, कितने ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन एक और होती है, जिस केस में अगर ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल है बी वन अपॉन में बी टू बट नॉट इक्वल है सी वन अपॉन में सी टू के। सी वन अपन में सी टू क्या होता है, जो कांस्टेंट वाली साइड होता है उसके बराबर में अगर ये नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो लाइन होती है ये आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी मतलब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब दो चीज पैरेलल है तो यहाँ पर हम देखते हैं ए वन कितना है 0.4 अपॉन में ए टू कितना है 0.3 इक्वल टू करते हैं 0.16, ये बी वन अपॉन में बी टू करते हैं 0. y का कोफिशिएंट 0.12 और इक्वल करके करते हैं 1.7, ये कांस्टेंट, और ये होगा 3.4। तो यहाँ पर रेशियो देखेंगे तो ये आ रहा है 4/3, और ये आ रहा है, ये भी आ रहा है रेशियो 4/3, लेकिन ये रेशियो आ रहा है 1/2। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। गॉट इट। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अभी ये फॉर्मूला बताकर आया हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसके इनटू में क्या रहेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, नहीं नहीं ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही करेंगे, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 4.2 माइनस 1.2 इंटू में 4.2 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर प्लस नहीं नहीं 1.2 का स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो वो हो जाएगा 4.2 इंटू में 1.2। तो भैया ये मल्टीप्लाई करके यही आएगा, तो ये नीचे भी तो यही दिया है ना 4.2, और ये तो ये पूरा ये पूरे से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यही आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.2 माइनस में 1.2, और वो कितना हो जाएगा 3, ये आंसर है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सेकंड रुकिएगा, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अलग अलग कंपनीज हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है, जो कि प्लास्टिक और वुडन बेड्स बनाती है। ठीक है, उनकी सबकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, हर कंपनी जो है वो 1 लाख बेड्स बनाती है। ठीक है, हर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 1 लाख बेड्स। वो बोल रहा है इनको ध्यान से केयरफुली स्टडी करिए और आपको क्या बताना है, टेकिंग ऑल कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बेड्स ऑफ बी ब्रांड का प्लास्टिक बेड
बी कितनी मैन्युफैक्चर करती है? ब्रांड बी हैव मैन्युफैक्चर्ड है, बी ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर, अच्छा हाँ हाँ, टोटल ब्रांड बी के कितने मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो वुडन बेड कितने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं? 65%। तो 65% का मतलब क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 65% मतलब होता है 65,000, जो भी हो 65 हो रहा है ना, 65% इसका निकालेंगे तो 1 लाख का 65% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 65,000। और उसमें से भी बी ब्रांड कितना है? 7/10, 10वां हिस्सा है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा। इस तरीके से पूरा ऊपर से नीचे तक हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो आखिरी में जो आंसर आएगा वो 96,100 आएगा। स्टिल ये कैलकुलेटिव है लेकिन ये थोड़ा सा इजी है, इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा। वैसे तो 9600 1000 ही है, सॉरी 96,100 ही है, लेकिन फिर भी सॉल्व करके बताइएगा। इसमें कुछ नहीं है, जो आपको ये बताया सिर्फ इसी प्रकार से पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अगला, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 76। 50 से 76 के बीच, मतलब इन दोनों को नहीं लेना है। तो देखते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 51 है क्या? नहीं, 17 के टेबल में आता है। 52 है? नहीं। 53 प्राइम नंबर है। 54 नहीं है। 55 नहीं है। 56 नहीं है। 57 नहीं है। 58 नहीं। 59 है। 60 नहीं है। 61 है। 62 नहीं है। 63 नहीं है। 64 नहीं है। 65 नहीं है। 66 नहीं है। 67 है। 68 नहीं है। 69 नहीं है। 70 नहीं है। 71 है। 72 नहीं है। 73 है। 74 नहीं है। 75 नहीं है। 76 तो देखेंगे ही नहीं। तो यही प्राइम नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे भैया, तो चलिए करिए। 3 + 1 4, 4 और 7 11, 12, 12 और 9 21, 24, 24 का 4 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर। 7 2 14 और 2 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 5 33, 33 और 5 38। डिवाइड बाय कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर। 6 6 36, 6 4 24, 64 इसका एवरेज आ जाएगा, ऑन एन एवरेज। गॉट इट? चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बेट इज द कॉस्ट, सॉरी द कॉस्ट प्राइस ऑफ बेट इज 75% ऑफ मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस हमने मान ली 100 है, बेट की जो कॉस्ट प्राइस है उसका 75% है, मतलब 75 है। कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर इसमें 15% का डिस्काउंट दे दूं, मतलब 85 में बेचूंगा, तो आपको प्रॉफिट परसेंट लॉस करना है। प्रॉफिट कितना हो रहा है या गेन कितना हो रहा है वो देखना है। तो टोटल 10 का गेन हो रहा है कितने पर? 75% में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 25 4 जा, 25 3 जा, तो 40/3, 13.33% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दी सैलरी ऑफ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। पहले वर्कर की सैलरी 25% बढ़ा दी, मतलब 125 कर दी। अब उसको 12% डिक्रीज कर दी। 12% डिक्रीज करने का मतलब ये कि जो 125 था उसका 88% कर दी। तो हम रेशियो ले लेते हैं, एक्चुअल में पहले 100 थी, दोनों का रेशियो लेंगे। 25 4 जा, 25 5 जा, 4 22 जा, तो हम इधर देखेंगे तो ये 100 से रेशियो आ जाएगा 110। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? टोटल 10% का। मैं ये कर रहा हूँ भाई, आपको इसके अलावा कोई दूसरी मेथड सजेस्ट होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड्स होती हैं इसकी सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1020 को तो यही रहने दो, डिवीजन पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 से पूरा 10 टाइम्स में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40, माइनस में 33 और 235/3 हो जाएगा। तो 1020 डिवाइडेड बाय 120 माइनस में 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85/3। 3 से इसको काटूंगा तो कितने बार में जाएगा? नहीं जाएगा, 85/3 ही रहने दीजिए। लेकिन अब इसको हम जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो 3/85 हो जाएगा। ठीक है, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 और 0, 5 के टेबल में 12 बार में, तो 36 इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। 2 और 5 दोनों से होने वाले नंबर क्या होते हैं? तो सर ये 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट में अगर 5 या 0 आए तो मुझसे डिवाइड होगा। 2 का रूल बोलता है लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो मुझसे होगा। तो सर इसमें ये 2 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है। ये 5 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये 0 है ना, तो ये 2 से भी हो रहा है, ये 5 से भी हो रहा है। 0 देखिए कॉमन, तो यही आंसर है। इनमें से ये देखिए, ये 2 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला। दी फॉलोइंग टेबल शोज दी सेल्स ऑफ कार इन द 5 मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2016 से 20। आपको क्या हो रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेल मैन्युफैक्चर्ड M2, टोटल नंबर ऑफ सेल मैन्युफैक्चर M2 टोटल, एंड टोटल नंबर ऑफ सेल मैन्युफैक्चर M4 ड्यूरिंग 16 से 19। 16 से 19 मतलब पूरा यहाँ तक, 20 को इंक्लूड नहीं करना है, 16 से 19 ही देखना है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस देखना है। तो पहले तो ऐड करते हैं, 160 160 330
330, 410, 510, 600, 700। तो पहला आ गया 700 M2 का। M4 कितना आएगा? 200, 200, 400, 600, 800, 850, 860, 860। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है भैया? 160 का। तो इसका आंसर कितना जाएगा? ये 160। लेकिन ये सब कितना दिया है? 100 में। तो 160 तो हो ही जाएगा, और उसमें 100 के 2 जीरो, तो 16,000 आंसर है। ठीक है, आगे। पाइप ए यूजुअली फिल अ टैंक इन 6 आवर, बट ड्यू टू लीक इन बॉटम, लीक को मान लेते बी है, तो दोनों मिलकर मतलब ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, इनको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगता है, मतलब 8 घंटे लगता है। क्या बात समझ में आई? अगर एलसीएम लेकर टोटल वर्क मानता हूं तो मान लेते 48 रहा होगा। ये 24 इज द बेस्ट, 24 इनका एलसीएम। तो इनसे एलसीएम देखेंगे तो 6 4 से 24, ये 4 टैंक भर रहा है। ये देखेंगे तो ये 3 टैंक भर रहा है। 3 टैंक भरने का मतलब क्या कि ए की एफिशिएंसी तो 4 आ ही रही होगी यहाँ से, लेकिन बी क्या कर रहा होगा कि ये 3 ही काम हो पा रहा है, बी एक कम कर रहा होगा जब जाके 3 भर पा रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। क्या बोल रहा है कि बी का जो लीक है उसके कारण बी को खाली करने में कितना समय लगेगा? बी को खाली करने में कितना समय लगता है? तो बी एक एफिशिएंसी से अगर टोटल 24 वाला टैंक खाली करेगा, 24 का टैंक एक की स्पीड से, तो इसको 24 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर ₹8400 टू अमाउंट टू रुपीज इतना इट सिंपल इंटरेस्ट 7% पर एनम? 7% के हिसाब से कितने सालों में कोई राशि इतनी हो जाएगी? देखते हैं भैया, 8400 है, वो बाद में वो कितनी हो गई? 11,928। तो कितनी बड़ी? तो मैं इसको 11,400 अगर देखता हूं तो 3,000 हो गया, 3,000 हो गया, 3,000, और उसमें और कितना? 528। तो इतनी इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर? 8400 पर। परसेंट में जाने के लिए 100, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज हो रहा है? तो करते हैं 8 4 32, 320 और 16, 336, 14 15 16, 168 टूजा। तो ये वो टोटल आ रहा है 42%। टोटल इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। वो बोल रहा है हर साल 7% मिल रहा है, तो 42% कितने साल में मिला होगा? तो सर हम मान लेते 7% के हिसाब से एक्स साल में 42% मिला होगा। तो वो बोल रहा है ना कि हाउ मेनी ईयर्स, तो सर 7 6 ही तो होता है, तो 6 साल में इतना हो जाएगा, इतना ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है भाई। तो इतने ही आपके क्वेश्चंस रहे, 25 क्वेश्चंस। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने बताया, जो क्वेश्चन छोड़ने का, वो आप देख चुके हैं। अगली क्लास में मिलते हैं भाई 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट के साथ। उससे पहले आज शाम को इवनिंग में आपकी जो है करंट अफेयर की क्लास होने वाली, वीकली करंट अफेयर, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।